हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का वापस से हमारे और आपके ई2ई क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आप लोगों के लिए 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आए हैं, जहां पे हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं, बहुत सारे चैप्टर्स के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिया है। तो आज हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अब तक 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखा है और भी चैप्टर्स के, तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप वहां से जाके सारे चैप्टर्स को एक बार देख जरूर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो और आज का लेक्चर, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हम लोग हमेशा सबसे पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो मिक्स करके आते हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स इस तरह से। तो चलिए हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके सामने 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं एक्स, वाई और जेड, और तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिया हुआ है। आपको बताना है कि कौन से ऐसे 2 एलिमेंट होंगे जो कंबाइन करके आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है ना, और उनका जो करेक्ट फॉर्मूला है वो क्या होने वाला है। और आपके ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, x का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है, y का 2,7 और z का 2,1 है। तो आयनिक कंपाउंड कैसे, मतलब आयनिक कंपाउंड कौन से एलिमेंट फॉर्म करते, कौन से एलिमेंट बनाते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर नहीं करते हो, मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हो या गेन करते हो, वही ऐसे एलिमेंट आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो आपको यहाँ पे इन तीनों में से आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये जो x है, x के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब इनको अपना सेल कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत होता है। तो ये ना तो गेन करेंगे, ये ना तो लूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी का जरूरत हो जाएगा, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को मात्र शेयर कर सकते हैं। तो सीधा सा बात है, ये जो x है वो आयोनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा, है ना, वो कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा। और अगर देखा जाए तो 4, 2, 6 किसका होता है? कार्बन का होता है। हम लोगों ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ा हुआ है कि जो कार्बन है वो कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है। अब यहाँ पे बचा y और z, इसका मतलब है ये दोनों जो मिलके है ना वो आयोनिक कंपाउंड बनाएगा। अब देखो x इसमें है, ये कैंसिल हो गया, x इसमें है, ये कैंसिल हो गया ऑप्शन। अब आपके सामने बचा एक b नंबर और एक d नंबर। अब ये दोनों में से कौन होगा? तो आप यहाँ पे गौर करो कि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 7 है, ठीक है, और इसके क्या है? 1 है। तो अगर इसके 7 है तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? 1, और इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? 1। मतलब दोनों के वैलेंसी 1 हो जाएंगे, मतलब y के भी वैलेंसी 1 हो जाएंगे और z के भी वैलेंसी 1 हो जाएंगे। आप लोग पढ़े होंगे तो कि जब हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं तो इनके वैलेंसी एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है, मतलब y के पास z का वैलेंसी चला जाएगा और z के पास y का। अगर आप ये दोनों को कंबाइन करोगे तो y और z कंपाउंड बनेगा। देखो तो y और z ऑप्शन में है, तो हाँ ये b नंबर, तो b नंबर क्या हो गया? सही ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज गौर करोगे तो ये जो z होगा वो मेटल हो जाएगा और ये जो y होगा वो नॉन मेटल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है z जो होगा वो मेटल और y क्या हो जाएगा? नॉन मेटल। आप उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के जरिए भी पता लगा सकते हो, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहे हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। ये आपके सामने 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ऐसे कौन से इसमें से एलिमेंट है जो ना तो रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर से और ना ही रिएक्ट करते हैं हॉट वाटर से। ये चारों मेटल्स में से। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आयरन है, ये जो आयरन है वो ना ही रिएक्ट करता है हॉट वाटर से और ना ही रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर से, बाकी सब हॉट और कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया? आयरन। इसका मतलब है डी नंबर इसका सही जवाब हो गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर
ऑफ मेटल एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर, नेचर में जो अपने नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। तो सीधा सा बात है, ऐसे ही एलिमेंट होंगे जो रिएक्ट नहीं कर रहे होंगे ऑक्सीजन से, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है, आपको पता है। तो ऐसे एलिमेंट जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हो, नॉर्मल यही पूछा जा रहा है। तो अब इसमें से कौन सा पेयर है, क्या वो ए होगा, क्या वो बी होगा, क्या वो सी होगा, या क्या वो डी होगा। अब यहाँ पे आया है Fe, आपको पता है Fe ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, मॉइस्चर के साथ फेरिक ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम लोग रस्टिंग बोलते हैं। तो इसका मतलब है ये डी ऑप्शन तो नहीं होगा, कट गया। Zn ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर देखा जाए सी ऑप्शन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर, Ag सिल्वर और Au गोल्ड। गोल्ड और सिल्वर ऐसे मेटल है जो मॉइस्चर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, एटमॉस्फेयर में जो भी एयर है उसके साथ वो रिएक्ट नहीं करते हैं। यहाँ तक कि ये दोनों नॉन रिएक्टिव होते हैं, हाईली नॉन रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, मतलब ये रिएक्ट नहीं करते हैं बहुत सारे ऐसे कंपाउंड के साथ, या फिर कोई भी नॉन मेटल साथ ये रिएक्ट नहीं करते, ठीक है ना। तो जो ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया, ए नंबर। क्यों हो गया, क्योंकि जो जिंक है, जो सिल्वर है और जो गोल्ड है वो क्या है, हाईली नॉन रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। बच्चों समझ में आया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, असर्शन रीजन। अब यहाँ पे असर्शन में क्या पूछा, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ द H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कॉपर रिएक्ट नहीं करता है, जहाँ तक की बात सही है। अगर हम बात करें कॉपर जो है वो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्शन। क्यों नहीं होता है जी रिएक्शन, क्योंकि जो कॉपर, अगर देखो रिएक्टिविटी सीरीज में जो कॉपर है वो लो रिएक्टिव है, किससे, हाइड्रोजन से। मतलब हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है कॉपर से, ठीक है। ये ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है कॉपर से, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, और जब ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन नहीं होगा। मतलब असर्शन क्या है, ट्रू है, असर्शन सही है ना। अब यहाँ पे रीज़न क्या बोला है, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, गलत बात है। अभी हम लोगों ने देखा अगर कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होता तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया होता, लेकिन ये रिएक्शन ही नहीं हो रहा क्योंकि कॉपर मोर रिएक्टिव है ही नहीं। तो ये दरअसल बात क्या है, गलत है ना, ये क्या है, फॉल्स है। इसका मतलब है कि असर्शन सही होगा, असर्शन ट्रू है और रीज़न फॉल्स है, ठीक है। ये इसका सही जवाब हो गया, ऑप्शन नंबर सी में खास करके ऐसे होते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, ये सभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है असर्शन में, आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, बात यहाँ पे सही आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में और केमिकल प्रॉपर्टी में, कि अगर जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, ये जल्दी मेल्ट नहीं करते और जल्दी ये बॉयल नहीं करते हैं। इसका मतलब है असर्शन क्या है, अच्छा इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, हाँ असर्शन क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब रीज़न क्या बोला इसका, कि ए लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन इन आयोनिक कंपाउंड। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर का जो फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो इसको तोड़ने के लिए भी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए। इस कारण से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। मतलब असर्शन भी ट्रू है और रीज़न भी ट्रू है, और जब दोनों ट्रू है बच्चों तो सीधा सा बात है, ऑप्शन इसमें 2 तरह से देखे जाते हैं, एक असर्शन और रीज़न दोनों सही है, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन का बात करें तो आर भी क्या है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। आर क्या है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ये ए सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए ही में ऐसा आता है, ठीक है ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कंपाउंड एक्स एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। एक कंपाउंड है एक्स, वो और एल्यूमिनियम ये दोनों मिलके यूज करते हैं क्या, रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक्स क्या हो गया
रिएक्शंस लिखना है आपको और राइट डाउन इट्स रिएक्शन। अच्छा, नेम द रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम लिखना है और इस रिएक्शन को आपको लिखना है। देखो अगर हम लोग बात करें कंपाउंड एक्स, एक कंपाउंड एक्स है जो अल्युमिनियम के साथ रिएक्ट होता है, वो कंपाउंड क्या हो सकता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा थर्माइट रिएक्शन एक टॉपिक, वहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ है? एल्यूमिनियम के साथ, तो वो मॉल्टेन स्टेट में ना वहां से क्या निकलता है? आयरन निकलता है। और वही हम लोग यूज करते हैं रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये जो कंपाउंड एक्स है वो क्या है? Fe2O3, वो क्या है? Fe2O3 है। चलिए बढ़िया है, हमने कंपाउंड को फाइंड कर लिया। नेम द रिएक्शन, बी नंबर में। और ये रिएक्शन क्या होता है कि तो देखो, जब भी हम लोग फेरिक ऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं एल्युमिनियम के पाउडर के साथ, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए सी नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि राइट डाउन इट्स रिएक्शन, इसके रिएक्शन को लिखना है। तो Fe2O3 जब रिएक्ट करेगा किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ, Al के साथ, तो क्या रिएक्शन होगा? देखो तो एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे? आयरन से। तो एल्यूमिनियम आयरन को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। और क्या बना देगा? आयरन अलग हो गया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, और साथ में क्या बन गया? Al2O3। साथ में क्या बन गया? Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, जो कि एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। ये क्या होता है? एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक इन नेचर, इसका मतलब क्या है कि वो एसिडिक भी हो सकता है, वो बेसिक भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है वो रिएक्शन किसके साथ कर रहा है ना। अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बेस बन जाएगा, और अगर ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एसिड बन जाएगा। तो ऐसे ही ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक इन नेचर। बात समझ में आया? तो ये फाइनली रिएक्शन हम लोगों ने लिख लिया। अब इसको बैलेंस करो। बैलेंस कैसे होगा? यहाँ एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ 2 लगा दो, है ना, और यहाँ पे आयरन 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दो। चलो बैलेंस भी हो गया। तो फाइनली इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। बोलो बच्चों, क्लियर है आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हेन ए मेटल एक्स इज ट्रीटेड विथ कोल्ड वाटर, जब एक्स को हम लोग कोल्ड वाटर के साथ ट्रीट किया जा रहा है, इट गिव्स अ बेसिक सॉल्ट वाई विथ अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला XOH, और जिसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 40, and liberates a gas Z which is easily catches fire. Identify X, Y and Z on also write the reaction involved। मतलब क्या बोला? एक मेटल है X, ठीक है, एक मेटल है X, जब वो रिएक्ट हो रहा कोल्ड वाटर के साथ, तो एक वो बेसिक सॉल्ट दे रहा है अपने को, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है XOH। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? XOH, और इसका मास क्या है? मतलब ये पूरे का मास कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। अब एक बात बताओ, O मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना? 16। H मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास कितना? 1। अगर आप ये दोनों को ऐड करते हो तो 17 हो गया। इसका मतलब है X का कितना मास होगा बताओ तो यहाँ पे टोटल मास है 40, अगर 40 में से हम 17 माइनस कर देते हैं तो कितना बच गया? 23। इसका मतलब है ये जो X का मास होगा वो 23 होगा। अब एक बात बताओ, अगर आप लोगों को पता होगा 23 किसका मास होता है? नहीं पता है, चलो 23 मास है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? इसका एटॉमिक नंबर 11 हो जाएगा। अब बताओ 11 एटॉमिक नंबर किसका है? तो बच्चों ये जो आंसर है X, वो क्या हो गया? सोडियम। वो क्या हो गया? सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। इसका मतलब है कि जब सोडियम रिएक्ट करेगा कोल्ड वाटर के साथ, ये H2O क्या है? कोल्ड वाटर है ना जी, कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ, तो क्या बनाएगा? देखो इट गिव्स अ बेसिक सॉल्ट Y, मतलब ये क्या बना? Na रिएक्ट कर गया वाटर के साथ तो क्या बना दिया? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में H2 गैस रिलीज करेगा। इसका मतलब है कि X क्या हो गया? X हो गया सोडियम, Y एक सॉल्ट दिया जो कि हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। और ये जो अपने को एक Y गैस सॉरी Z गैस दिया है, तो ये Z क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस।
हाइड्रोजन गैस, है ना जी, क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब है एक्स वाई जेड भी हम लोगों ने बता दिया, और जो रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा था वो भी रिएक्शन हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है बच्चों। बोलो क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो देखिए ये जो पार्ट है आप इसके जरिए आसानी से कैसे पता लगा दिए कि जो एक्स है वो क्या है, सोडियम है। समझ में आया? इस तरह के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बच्चों। बोलो बात क्लियर है? अब बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्या बोल रहा है, व्हाट हैपन व्हेन ए नंबर बी नंबर, मतलब यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, व्हाट हैपन व्हेन ए नंबर में क्या बोल रहा है कि जब जिंक कार्बोनेट रिएक्ट करेगा विदाउट ऑक्सीजन, मतलब हम जिंक कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट कर रहे हैं एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब बिना ऑक्सीजन के साथ, तब क्या होगा, चलिए देखते हैं क्या होता है। और दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, ए मिक्सचर ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर सल्फाइड इज हीटेड, तब क्या होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ZnCO3 हम लोग जब इसको हीट करेंगे, है ना, किसके साथ, विदाउट एयर, विदाउट एयर के साथ जब लोग हम इसको हीट करेंगे, ठीक है ना, विदाउट एयर, तब क्या होगा, देखो जिंक जो है वो एयर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब है ये जिंक ऑक्साइड बनाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, ठीक है। मतलब जिंक ऑक्साइड बनाएगा, ये जो जिंक है जब हम लोग इसको जब हीट करेंगे जिंक कार्बोनेट को, तो जो कार्बोनेट का CO2 है वो निकल जाएगा और जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। और इस चीज को, इस रिएक्शन को बताओ तो क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अगर आप लोगों ने कैल्सिनेशन बोला है तो आप लोग सही है, आप लोग क्या है, सही है, क्योंकि आप कैल्सिनेशन कैल्किनेशन क्या था, जरा एक बात बताओ तो। कैल्सिनेशन में क्या बोला गया था कि जब भी हम लोग कार्बोनेट के कंपाउंड को, ठीक है, जब हम लोग मेटल कार्बोनेट, नॉर्मल ऐसे समझ लो, मेटल कार्बोनेट को जब भी हम लोग हीट करेंगे बिना एयर के साथ, एब्सेंस होगा यहाँ पे एयर, समझ में आया, तब क्या होगा, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन, समझ में आया। और एक रिएक्शन होता था जिसको हम लोग बोलते थे रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होता था कि हम लोग सेम काम करते थे, हीट देते थे, लेकिन हम लोग वहाँ पे विथ ऑक्सीजन, विदाउट एयर नहीं, वहाँ पे विथ एयर हम लोग रिएक्शन करवाते थे। ये बात आप लोग याद रखना, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। वो वाला रोस्टिंग नहीं, ठीक है ना, ये रोस्टिंग है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, दरअसल देखा जाए तो ये जो बी वाला एग्जाम्पल है ना, ये रोस्टिंग का ही एग्जाम्पल है। अब आप लोग बोलोगे कैसे पता, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फाइड है, कॉपर सल्फाइड है। तो रोस्टिंग कब लगता है, हमेशा कैसे कंपाउंड में लगता है, तो कॉपर सल्फाइड में लगता है, ठीक है। चलिए जैसा हम लोग देखते हैं बी नंबर में, बी नंबर में क्या बोला है, कॉपर ऑक्साइड को जब रिएक्ट करेंगे कॉपर सल्फाइड के साथ तो क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे देखो, ये SO2 अलग हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, और साथ में जो कॉपर है वो अलग हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, कॉपर का एक्सट्रैक्शन देखा है ना। ये हम लोगों ने क्या देखा, कॉपर का एक्सट्रैक्शन देखा। यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट के द्वारा ये काम किया जा रहा है, और यहाँ पे विथ एयर हो रहा है काम, है ना। यहाँ पे एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है और ऊपर में एयर के एब्सेंस में रिएक्शन हो रहा है। और जब भी एयर के एब्सेंस में रिएक्शन होता है उसको कैल्सिनेशन बोलते हैं, और जब भी एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है उसको अब लोग रोस्टिंग बोलते हैं। ये बात याद रखना। और कैल्सिनेशन हमेशा कार्बोनेट कंपाउंड में लगता है, और रोस्टिंग हमेशा कितना, ये सल्फाइड के कंपाउंड में लगता है। बात समझ में आया, ये बात आप लोग याद रखना। चलिए क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बोला था, अच्छा यही पूछा था ना क्या होगा, देखिए ये होगा यहाँ पे रिएक्शन। बोलो समझ में आया। बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लो, ये बैलेंस है, ठीक है, ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन 2 है तो आगे में हम लोगों ने 2 लगा दिया। अब कॉपर कितना हो गया, 6 हो गया, आगे में हम लोगों ने 6 लगा दिया, और सल्फर तो एक ही था। चलिए क्लियर है ना, बैलेंस भी कर दिया हम लोगों ने। बोलो बात क्लियर है, 8 नंबर क्वेश्चन क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पढ़ो एक बार, पढ़ के देखो। आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते इसलिए आप लोग केमिस्ट्री के हर एक क्वेश्चन में घबरा जाते हो। घबराना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के देखना है और सॉल्व करना है।
एन एलिमेंट ए रिएक्ट विथ वाटर, एक एलिमेंट ए है ना, ए है, ये क्या हो रहा है, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, कंपाउंड बी बना रहा है, ठीक है। और बी क्या होता है, बी यूज इन वाइट वॉशिंग, जो बी है वो वाइट वॉशिंग में यूज होता है। तो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इतना एग्जाम नजदीक आ रहा है तो पढ़ा तो होगा ही कि वाइट वॉशिंग CaOH2 ये चीज यूज होता है वाइट वॉशिंग में, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ये जो बी होगा, ये बी क्या हो गया, CaOH2 हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो एक मतलब किसके साथ रिएक्ट होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, तो सीधा सा बात है कैल्शियम के साथ। मतलब जब हम लोग कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। ए हो गया कैल्शियम, बी हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या बोला है कि द कंपाउंड बी ऑन हीटिंग फॉर्म ऑक्साइड सी। अब क्या बोल रहा है कि अब जो कंपाउंड बी आया है ना, हम लोग जब अब इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। तो अपने को एक ऑक्साइड देगा, तो वो ऑक्साइड क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा। जब आप हीट दोगे CaO अलग हो जाएगा और साथ में H2O अलग हो जाएगा, है ना, CaO अलग हो जाएगा, H2O अलग हो जाएगा। वाटर जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अलग हो जाएगा जब हम लोग उसको हीट देंगे। तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म करेगा, सी मतलब कार्बन, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड। इसका मतलब है यहाँ पे क्या बोला था, ए बी और सी बोला था, ए बी और सी क्या होगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया ए बी और सी क्या होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एंड गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व। अच्छा एक और चीज बोला है ना, एन ऑक्साइड विच गिव्स बैक बी ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। अब जो अपने को क्या देगा, एक ऑक्साइड देगा, हम जब उसको ट्रीट करेंगे वाटर के साथ तो वो हम लोग को बी फिर से दे देगा। इसका मतलब है हम जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं CaO को, फिर अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो फिर अपने को CaOH2 वापस से दे देगा। तो ये वाली बातें थी। तो इसका मतलब है हम लोगों को बोला गया था ए बी और सी निकालना है। तो ए हो गया कैल्शियम, बी क्या हो गया, बी हमने क्या निकाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और सी क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना बच्चों, सी क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। और रिएक्शन बोला था लिखने के लिए, हम लोगों ने ये सारे रिएक्शन भी यहाँ पे लिख लिए है। बोलो बात क्लियर आप लोगों को बच्चों, सिंपल क्वेश्चन था ना। देखिए क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे, बस आप लोगों को हल्का सा दिमाग यूज करना है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा सब है ना, बस समझने का देरी है कि हाँ ये कहाँ से किधर से पूछा जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम इट ओर्स। मतलब हम लोग जिंक को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसके ओर से, तो हम लोग को रिएक्शन बताना है रोस्टिंग का और कैल्सिनेशन का, ये दोनों का। अभी हम लोगों ने अभी पढ़ा ना कि रोस्टिंग क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है। अब यहाँ पे जिंक ओर से रोस्टिंग को हम लोग मतलब जिंक ओर को एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब जिंक ओर से जिंक को एक्सट्रैक्ट करना है रोस्टिंग के प्रोसेस से। अब इसका मतलब है, तो सीधा सा बात है, वो जो ओर होगा वो क्या होगा, वो जिंक सल्फाइड होगा। बोलो बच्चों समझ में आया, क्योंकि रोस्टिंग उसी में लगता है। और जब हम लोग इसको हीट देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब एयर की मौजूदगी में, तब क्या होगा, जो जिंक है वो अलग हो जाएगा और मतलब जिंक ऑक्साइड बनाएगा और SO2 अपने को फॉर्म करेगा। मतलब जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 का फॉर्मेशन होगा बच्चों। बोलो क्लियर है बात, क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि अरे यार यहाँ पे O कहाँ से आ गया, O तो है ही नहीं। अरे बाबा इधर यहाँ देखो ZnS है, हीट कर रहे प्रेजेंस ऑफ एयर के साथ, मतलब O2 के साथ ही रिएक्शन करवाएंगे तो क्या फॉर्म करेगा, जिंक ऑक्साइड और प्लस SO2 फॉर्म करेगा। यही वाला तो चीज़ है, क्योंकि आपको पता होगा जब हम लोग कोई भी चीज़ को हीट करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ ही होता है, ऑक्सीजन ही उसको हीट में मदद करता है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे हो गया। बोलो क्लियर है बात सभी को। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बैलेंस करना है क्या, बैलेंस कर दो ना, बैलेंस करना ज़रूरी है। यहाँ पे जिंक 1 है, जिंक 1 है, ऐसे यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O3 है। अच्छा
ठीक है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब वो 4 हो गया ना, और यहाँ पे 2 लगाते हैं, वो 4 हो गया। जिंक एक बार रुक जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जिंक 2 हो गया, चलो जिंक पे 2 लगा दिए, तो सल्फर भी 2 हो गया, तो फिर सल्फर पे भी 2 लगा दिए। अब यहाँ पे ओ कितना हो गया, ओ यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे 2 4 और यहाँ पे 6 हो गया, तो यहाँ पे फिर 3 लगा दो। लो हो गया बैलेंस, हो गया ना बैलेंस, देख लो अच्छे से, ठीक है। जिंक 2 है, यहाँ भी जिंक 2 है, सल्फर 2 है, यहाँ भी सल्फर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 4 6 है, यहाँ भी 6 हो गया। चलिए बैलेंस हो गया। अब बी नंबर में क्या बोला है, कैल्सिनेशन ऑफ जिंक ओर, जिंक ओर का कैल्सिनेशन करना है, मतलब कैल्सिनेशन प्रोसेस से जिंक ओर में से जिंक एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए उसका मतलब है उस केस में जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में होगा, जिंक कार्बोनेट। और जब हम लोग इसको हीट करेंगे, अब यहाँ देखिए कैल्सिनेशन है तो विदाउट एयर आ जाएगा, है ना, विदाउट एयर, एयर के एब्सेंस में रिएक्शन होता है कैल्सिनेशन, उसी को तो बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेगा और साथ में CO2 का इवोल्यूशन होगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा और जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म किया, जिंक ऑक्साइड। लेकिन एक बात यहाँ पे अगर आप लोग गौर करोगे ना, तो एक चीज आप लोगों को दिखेगा, क्या दिखेगा, कि यहाँ पे तो जिंक का एक्सट्रैक्शन नहीं हुआ है, यहाँ पे तो हम लोगों ने जिंक ऑक्साइड निकाला है, जिंक तो नहीं निकाला है। तो इसका मतलब है एक प्रोसेस और होता है। तो सीधा सा बात है, हम लोगों ने जिंक ऑक्साइड क्यों निकाला है, जिंक क्यों नहीं निकाल दिया। तो यहाँ पे इसका आंसर ये होता है कि जो ओर होता है ना, ओर से जगह अगर हम लोग जिंक ऑक्साइड में अगर हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो जिंक ऑक्साइड से ना मेटल्स, मतलब मेटल ऑक्साइड से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए अगर कोई भी ओर है, हम लोग उससे क्या करते हैं, नॉर्मल पहले मेटल ऑक्साइड बना देते हैं, क्योंकि और देन उसके बाद हम लोग एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, प्रोसेस इजी हो जाता है, ठीक है, तामझाम नहीं करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो जिंक ऑक्साइड फॉर्म किया। अब अगर हम लोग जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट करवा देंगे ना, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जो जिंक है वो अलग हो जाएगा और ये जो O है वो CO के साथ रिएक्ट करवा के CO बना देगा। वो वाला CO नहीं, यहाँ पे CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो कि एक हार्मफुल गैस होता है। क्या होता है, बहुत ही हार्मफुल गैस होता है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने जिंक का एक्सट्रैक्शन कंप्लीट किया है बच्चों, समझ में आया। जिंक ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा कार्बन के साथ, तब जिंक अलग हो जाएगा और जो गैस फॉर्म करेगा वो हार्मफुल गैस होगा, जिसको हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है, बातें यहाँ पे क्लियर है आप लोगों को। चलिए तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए नॉन मेटल ए, चलिए बोल दिया है ए क्या है, नॉन मेटल है। द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, ले लीजिए, अब तो पता चली गया होगा ये लाइन पढ़ के, एयर में इस नॉन मेटल की मात्रा ज्यादा है। तो एयर में किसकी मात्रा ज्यादा है, तो नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है। इसका मतलब है जो ए हो गया वो क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। चलिए और क्या बोल रहा है, व्हेन हीटेड विथ H2 N, जब H2 के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बना रहा, इन द रेशो 1:3, चलिए 1:3 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट Fe काम कर रहा है ये दोनों को रिएक्ट करवाने में, तो बी गैस निकल रहा है। क्या निकल रहा है, बी गैस। तो जब भी नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो कौन सा गैस बनाएगा, तो NH3, एमोनिया। क्या बनाया, एमोनिया बनाया। ये गैस मिल गया ना, मतलब यहाँ पे जो ए तो नाइट्रोजन हो गया, बी क्या हो गया, बी हो गया एमोनिया, NH3, है ना। बैलेंस है क्या, नहीं है ना। चलिए यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 लगा देंगे। चलिए बैलेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं, ऑन हीटिंग विथ O2, और जब O2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे ना, तो क्या देगा, ऑक्साइड बनाएगा। मतलब अब जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा दिया तो एमोनिया गैस बना दिया, और जब वही हम इसको O2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो NO2 बनाएगा, है ना। क्या बनाया, NO2, नाइट्रोजन गैस, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। क्या बनाया,
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया, जो कि क्या हो गया, क्या बोला था, ऑक्साइड सी बनाएगा, मतलब सी क्या हो गया, सी हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड है ना, फॉर्मूला क्या हो गया, NO2। चलिए हो गया। अब क्या बोल रहा है, इफ दिस ऑक्साइड पासेस इनटू द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, है ना, मतलब अब ये जो ऑक्साइड बनाया है NO2, जब हम लोग इसको एयर के साथ मतलब वाटर के साथ पास करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, गिव एन एसिड डी, वो अपने को एक एसिड देगा जो कि क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो सीधा सा बात है, जब ये दोनों का आप रिएक्शन करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, बनता हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो HNO3 क्या मिला, HNO3 जो कि होता है नाइट्रिक एसिड, है ना बच्चों, पता होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये बिहेव करता है, कौन, HNO3। तो इसका मतलब है जो D हो गया वो D अपने को क्या मिला, नाइट्रिक एसिड, HNO3। बोलो बच्चों, क्लियर है, बातें यहाँ पे क्लियर है आप लोगों की। तो A, B और C हम लोग को निकालने बोला था, ABCD, तो हम लोगों ने A, B और CD निकाल लिया है। बोलो क्लियर है। क्वेश्चंस देखिए, आप लोग क्वेश्चंस एक एक करके पढ़िएगा, क्वेश्चंस आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे, इजी है। क्वेश्चंस में ही एक तरह से, इस तरह के क्वेश्चंस में ही आंसर छुपा हुआ होता है, बस आप लोग को देखने का नजरिया चाहिए, ये बात याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ऑफ द थ्री मेटल्स X एंड XY एंड Z, मतलब यहाँ पे तीन मेटल है XY Z। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, X जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, Y जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, और जो Z जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो आपको बताना है X Y Z क्या है, और जब आपको ये पता चल जाए तो आपको फिर इसको इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज में अरेंज भी कर देना है बच्चों। बोलो बातें क्लियर है। तो अभी आप लोगों ने देखा, एक चीज देखा, इससे पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, याद है, जब X हॉट वाटर के कोल्ड वाटर के रिएक्ट करेगा तो वहां पे हम लोगों ने देखा था X क्या आया था, सोडियम आया था। और इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, एमसीक्यूज में जाके पीछे देखो कि ऐसा कौन सा मेटल है जो ना ही हॉट के साथ रिएक्ट हो रहा ना ही कोल्ड के साथ रिएक्ट हो रहा। तो जब हॉट और कोल्ड के साथ नहीं रिएक्ट हो रहा तो स्टीम के साथ रिएक्ट जरूर होगा। तो इसका मतलब है दो चीज़ तो हम लोग को यहीं पे पता चल गया। क्या क्या पता चल गया, देखो तो, कि X क्या होगा, X सोडियम होगा क्योंकि ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। Y क्या होगा, Y जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करे तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ये सभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। और Z मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से सारे क्वेश्चन है। Z जो ना ही हॉट के साथ रिएक्ट करेगा ना ही कोल्ड के साथ रिएक्ट करेगा लेकिन स्टीम के साथ रिएक्ट कर देगा। तो अभी हम लोगों ने देखा आयरन, सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, मतलब इसी तरह के ऐसे क्वेश्चंस थे, पीछे देखो वीडियो में और फिर उस वहां देख के इसको कंपेयर करो, समझ में आएगा तब अच्छे से। अब सोडियम मतलब Na, मैग्नीशियम मतलब Mg और आयरन मतलब Fe, ये तीन चीज हो गया। अब यहाँ पे X Y Z तो हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया है, अब इसके रिएक्शंस भी देख लेते हैं। चलिए, जब सोडियम है ना रिएक्ट करेगा H2O के साथ, और यहाँ पे जो H2O क्या है ये हॉट है, सॉरी H2O क्या है यहाँ पे कोल्ड है। चलिए, तो क्या फॉर्म करेगा, सोडियम जब रिएक्ट करता है H2O के साथ तो क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। बस यहीं पे धोखा मत खाइएगा, हाइड्रोक्साइड मत बना दीजिएगा, ठीक है। क्या अच्छा सॉरी हम ही गलत है। चलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो ठीक है ना, बात क्लियर है। और साथ में H2 गैस रिलीज करेगा। चलिए, अब अगर हम लोग बात करते हैं वाई मैग्नीशियम Mg, जब Mg रिएक्ट करेगा H2O के साथ, अब इस बार H2O क्या हॉट है ना जी, हॉट है, तब क्या हो गया, क्या बनाएगा, MgOH2 बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में कुछ रिलीज नहीं करेगा। चलिए, क्योंकि हॉट वाटर के साथ रिएक्ट किया है।
अब अगर बात करें Z, Z स्टीम के साथ रिएक्शन हो रहा है, मतलब Fe जब रिएक्ट करेगा H2O के साथ, अब यहाँ पे क्या है, H2O स्टीम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, देखो Fe और OH क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो क्या बनाएगा, Fe2O3 प्लस H2, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा और साथ में H2 गैस रिलीज करेगा। बोलो बच्चों क्लियर है, रिएक्शन क्लियर है। और हम लोगों ने ये तीनों रिएक्शन को अच्छे से देख लिया, कौन हॉट वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ और स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे O4 होता ना, Fe3O4, चलिए ये बनाएगा। अब बैलेंस किया जाए, ठीक है। बैलेंस करना है, कैसे करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे Fe 1 है ना, यहाँ पे 3 लगा दो, 3 हो गया। ऑक्सीजन 4 है ना, तो यहाँ पे 4 लगा दो, ऑक्सीजन 4 हो गया। अब ये 8 हो गया ना, तो यहाँ पे अब 4 लगा दो, ठीक है, प्लस 4 H2O लगा दो। चलिए क्लियर है, बातें यहाँ पे समझ में आ गई आप लोगों को। अब क्या बोला है, अरेंज देम इन ऑर्डर, किसके, इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब छोटा से बड़ा, यही हो ना इंक्रीजन, सबसे कम रिएक्टिविटी आगे, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरह से। तो इसका मतलब है सबसे कम क्या होता है, तीनों में से। नहीं पता है तो आप लोग याद कर लो, है ना, इसको आप लोग ना याद कर लो। सबसे कम होता है Fe, ठीक है, उससे बड़ा क्या होता है Mg, और उससे बड़ा क्या होता है Na, सोडियम। मतलब सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है ये दोनों से, और मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, और आयरन ज़्यादा मोर रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, जिसकी बातें यहाँ पे है नहीं तो नहीं करेंगे, सीधा सा बातें अरेंज करने बोला था और हम लोगों ने अरेंज कर दिया। बोलो बच्चों क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेम द मेन ओर ऑफ मर्क्यूरी, हाउ इज मर्क्यूरी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर, गिव बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन, हाउ इट इज यूज्ड टू जॉइन द रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट, नेम द मेथड यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिव। मतलब यहाँ पे क्या बोला, मर्क्यूरी का जो मेन ओर है वो आपको लिखना है। तो सेम सीधा सा बात है, आप लोगों को पता होगा, मर्क्यूरी Hg से रिलेट करते तो उसका जो मेन ओर होता है वो होता है HgS, जिसको हम लोग बोलते हैं सिनाबार, है ना जी, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिनाबार, जिसको हम लोग HgS से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये पता चल गया, ए नंबर में हम लोगों ने निकाल लिया। हाउ इज मर्क्यूरी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या S है, सल्फाइड है, इसका मतलब है यहाँ पे क्या लगेगा, रोस्टिंग लगेगा। क्या लगेगा, रोस्टिंग। मतलब हमको इसको क्या करना होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, Hg फॉर्म करेगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। ये नॉर्मल हीटिंग से ही एक्सट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, ये बहुत ही लो रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है। चलिए क्लियर है बात। अब यहाँ पे बोला है गिव अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा, हाउ मर्करी इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सोर्स, जब हम लोग इसको रोस्टिंग करेंगे, जब हम लोग इसको हीट करेंगे, है ना, तो ए का ही ऑप्शन लिख लेते हैं, हीटिंग। जब हम लोग इसको हीटिंग करेंगे, मतलब रोस्टिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है, हीटिंग और रोस्टिंग। चलिए तब ये फॉर्म करेगा, ये ए नंबर का आंसर हो गया और ये बी नंबर का आंसर हो गया। बैलेंस है जी, हाँ चलिए बैलेंस है। सी नंबर का क्या बोल रहा है, व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन। तो देखिए थर्माइट रिएक्शन क्या होता है, जब Fe2O3 रिएक्ट करता है किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ, तो अपने को क्या देता है, Fe देता है, और सॉरी Au कहाँ लिख रहे हैं, Al के साथ Fe प्लस Al2O3 देता है। समझ में आया। और ये जो Fe है ना, वो मॉल्टेन स्टेट में रहेगा। किस में रहेगा, मॉल्टेन स्टेट में। क्यों मॉल्टेन स्टेट में हो गया जी, क्या मजबूरी थी जो हम लोग को आयरन मॉल्टेन स्टेट में मिल गया, क्योंकि जब ये दोनों रिएक्ट करवाएगा, ये इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, इतना इससे हीट निकलेगा बच्चों, कि जो आयरन है वो हम लोग को कैसा मिलेगा, मॉल्टेन स्टेट में मिलेगा। और यही चीज यूज होता है, हाउ इट इज यूज टू ज्वाइन द रेलवे ट्रैक्स एंड क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। तो मॉल्टेन स्टेट में जो Fe है वही यहाँ पे यूज होता है रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए और
जितने भी मशीन के क्रैक्स पार्ट है उसको ज्वाइन करने के लिए यही चीज़ यूज होता है। तो थर्माइट रिएक्शन यही है कि जब हम लोग फेरिक ऑक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे एल्युमिनियम के साथ, उस रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। और जो अपने को Fe मिलता है वो अपने मोल्टेन स्टेट में मिलता है, जो यूज होता है रेलवे ट्रैक्स और मशीन पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए। बोलो बात क्लियर है ना? चलिए डी नंबर क्वेश्चन। अब क्या बोला डी नंबर क्वेश्चन, नेम द मेथड यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। प्रोसेस बताना है, मेथड बताना है जो हाई रिएक्टिविटी, मतलब जो हाई रिएक्टिव के मेटल्स होते हैं ना, उनको एक्सट्रैक्ट करने में जो मेथड यूज होता है, जो प्रोसेस यूज होता है, उसको आप प्रोसेस को बताना है। तो वो प्रोसेस कौन सा होता है बच्चों? उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। याद रखना, यही सब चीज तो इंपॉर्टेंट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, यही सब क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स को किस मेथड के द्वारा एक्सट्रैक्ट करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। जो मीडियोकर होते हैं, मॉडरेट लेवल के जो हाई रिएक्टिव, मतलब मॉडरेट लेवल के जो रिएक्टिव होते हैं मेटल्स, उनको हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? यूजिंग कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। और जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं नॉर्मल हीटिंग के जरिए, या फिर रोस्टिंग भी आप कह सकते हो, क्योंकि एयर के प्रेजेंस में हो रहा है वहां पे काम। चलिए ये क्वेश्चन का ये ABCD डन, समझ में आया बच्चों आप सभी को? चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन। देखो इसको आपको खुद बैलेंस कर सकते हो, ठीक है ना, इसको खुद बैलेंस कर लेना, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वी केप्ट अ सॉल्यूशन ऑफ C2SO4। हमारे पास एक सॉल्यूशन है C2SO4 इन एन आयरन पॉट। देखिए जी, आयरन पॉट में हम लोग सॉल्यूशन रखे CuSO4 को। आफ्टर ए फ्यू डेज द आयरन पॉट वाज फाउंड टू हैव सेवरल होल्स इन इट। एक्सप्लेन द रीजन इन टर्म ऑफ रिएक्टिविटी, राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। क्लियर है? क्या बोल रहा है कि हमने CuSO4 कॉपर सल्फेट को हम लोग एक आयरन पॉट में रखे हैं। तो सीधा सा बात है, अगर आयरन पॉट में रखे हैं तो रिएक्शन तो करेगा ही आयरन के साथ, जाहिर सा बात है। मिट्टी का पॉट में थोड़ी रखे हैं, आयरन के पॉट में रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आयरन के साथ रिएक्ट तो करेगा ही, और वही रिएक्शन के जरिए उसमें सेवरल होल्स हो जाएंगे, बहुत सारे होल्स हो जाएंगे, ठीक है। रीजन बताना है आपको, इसके रिएक्टिविटी के हिसाब से आपको रीजन बताना। देखो सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे है Cu मतलब कॉपर, यहाँ पे है Fe मतलब आयरन। आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है ना। Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर से जो आयरन होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। मतलब ये जो Fe भाई साहब है वो यहां से आके इस कॉपर को बोलेंगे चल दफाओ, मतलब इसको यहां से ये क्या करेंगे, क्या उसको बोलते हैं यार, डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है, सॉरी, क्या उसको बोलते हैं, डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है। मतलब Fe कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद जाके SO4 के साथ मिल जाएगा, बोलेगा हाय हेलो, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपर अलग कर दिया, Cu अलग हो गया, तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, फेरिक सल्फेट अपने को मिला, ठीक है, फेरस सल्फेट मिला, आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ और साथ में कॉपर अपने को मिला। बोलो बात क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, यही तो लिख दिया हम लोगों ने। बैलेंस करना है तो जरूरत नहीं है, बैलेंस है ऑलरेडी। चलिए बोलो समझ में आया? क्या बोला था, एक्सप्लेन द रीजन इन द टर्म ऑफ रिएक्टिविटी। रीजन बता दिया हम लोगों ने कि जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, तो रिएक्शन यहाँ पे हो गया, कॉपर डिस्प्लेस कर दिया, सॉरी आयरन डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, और साथ में क्या बना दिया, वो अलग हो गया और साथ में फेरस सल्फेट बना दिया। बोलो क्लियर है आप सभी को? इक्वेशन लिखने बोला था, हम लोगों ने लिख लिया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट रीजन फॉर द फॉलोइंग। इसके लिए और इसके लिए रीजन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपके लिए रीजन लिख दिया है, पहले समझ लो, फिर मैं आप लोगों को रीजन भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला बात क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक वायर्स आर कवर्ड विथ रबर लाइक मटेरियल।
जो इलेक्ट्रिक वायर्स होता है आप लोगों ने देखा हो घर में, उसके ऊपर एक रबड़ जैसा मटेरियल कवर होता है और उसको जब आप लोग छिलते हो देन इलेक्ट्रिक वायर निकलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो रबर लाइक मटेरियल होता है वो होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर आप उसको छुओगे तो आपको इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगेगा, आपको शॉर्ट सर्किट नहीं होंगे। आप समझ में आया? आप चिपक के वहीं पे नहीं रह जाओगे। इसलिए जो ऊपर में क्या होते हैं, एक रबड़ लाइक मटेरियल लगाते हैं ताकि उससे आप लोगों को करंट ना लगे। जो रबड़ लाइक मटेरियल होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, सॉरी सिर्फ बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। इसलिए और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या बोल रहा है? फ्रॉम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक कैन लाइब्रेट हाइड्रोजन गैस बट कॉपर कैन नॉट। अगर आप यहां पे देखोगे तब क्या होगा? फ्रॉम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिंक कैन लाइब्रेट हाइड्रोजन गैस बट कॉपर कैन नॉट। मतलब जो जिंक है वो क्या करता है? हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है, लेकिन जब कॉपर है वो नहीं करता है। मतलब जब जिंक को अगर हम लोग रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो ZnCl प्लस H2 फॉर्म करेगा, है ना। ZnCl2 प्लस H2 फॉर्म करेगा। लेकिन अगर हम वही कॉपर को अगर हम लोग रिएक्ट करवाते HCl के साथ तो यहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं है। हम लोग देखते हैं नो रिएक्शन, कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हाइड्रोजन है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो वो कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें ऊपर वाले जिंक का, तो जिंक क्या होता है ना, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, तो वो आसानी से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और जिंक क्लोराइड बना देता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो इसका मतलब है जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, लेकिन कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, इसलिए हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं कर पाता है। बोलो बात क्लियर है? फिर से बता देते हैं कि रबर लाइक मटेरियल से इलेक्ट्रिक वायर कवर क्यों होता है? क्योंकि जो रबर होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। इसलिए हम लोग को करंट ना लग जाए, झटका ना लगे हम लोग से उससे कोई मतलब हम लोग के शरीर डैमेज ना हो जाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिक वायर का कवर करते हैं वो रबड़ के मटेरियल से करते हैं, उसी के जैसा मतलब रबड़ लाइक मटेरियल से करते हैं। बोलो क्लियर है बात सभी को? इसका लैंग्वेज देख लो, पढ़ लो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक बार आप लोग चलो पढ़ के देखो। तो चलो एक बार पढ़ के देख लो क्या बोल रहा है, ठीक है। वीडियो पॉज करके पढ़ के देख लो। चलिए पढ़ लिया तो फाइनली आज के जितने भी टॉप मोस्ट 15 क्वेश्चंस थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से वो हम लोगों ने फाइनली कंप्लीट कर लिया है। तो फिर बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, उसके 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। अगर आप लोगों को कोई चैप्टर्स के चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, सबसे पहला प्रायोरिटी आपके चैप्टर्स को दिया जाएगा। और सारे ऐसे वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोस के लिंक है, अब वहां से जाके बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सैम्पल पेपर अरिहंत के और भी 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फिर बच्चों एग्जाम आ रहे, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, टाइम वेस्ट मत करिए। मिलता हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।